नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में इस वक्त आक्रोश की आग लगी हुई है। पाकिस्तान जासूसी के आरोप में भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना चुका है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन अब पाकिस्तान के फैसले पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुलभूषण जाधव के पास फांसी की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिनों का वक्त है। वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास अपील भेज सकते हैं। यानी मामला अब बहुत संवेदनशील हो चुका है। आज भारत का हर नागरिक इस बात से आक्रोशित है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जासूसी के झूठे आरोप में भारतीय नौसेना के एक पूर्व अधिकारी को इस तरह फांसी की सजा सुना दे। आज भारत का हर नागरिक इस बात से भी आक्रोशित है कि भारत की ही जमीन पर रहने वाले कुछ नेता ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है वो कानून के तहत किया है। आज हमारे ही देश की जमीन पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जहां पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी भी मौजूद थे। लेकिन जब उनसे कुलभूषण जाधव के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर वहां पर हंगामा हो गया। इस बीच आज कश्मीर में भारतीय लोकतंत्र के विरोध में नारे लगाए गए हैं और वहां से पूरे देश को गुस्सा दिलाने वाला एक वीडियो भी आया है। यानी एक तरफ पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाकर भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे ही देश के कुछ लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। ये बात एक डीएनए टेस्ट की मांग करती है। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि भारत में अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाने वाले लोगों की आवाज कुलभूषण जाधव के मामले में बिल्कुल ठंडी पड़ गई है, गायब हो गई है। हमारे देश के तमाम डिजाइनर नेता, डिजाइनर पत्रकार और बुद्धिजीवियों का इतना बड़ा गैंग कुलभूषण जाधव के लिए कोई रैली नहीं निकाल रहा, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा, एक नारा उन्होंने नहीं लगाया। और इसके बाद हम आपको लेह में भारत और चीन की सीमा के पास बसे उन इलाकों में लेकर चलेंगे जहां आजादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार बिजली आई है। भारत के महानगरों में रहने वाले लोगों को यह सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा और शायद इस बात पर विश्वास भी ना हो। आप ये सोचते होंगे कि 21वीं सदी के भारत में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये 100% सच है। भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचाना बहुत मुश्किल था और इस काम में 70 वर्ष का समय लग गया। ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों की सोच क्या है और अब वो कितने खुश हैं, ये देखकर आज आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये हमारी स्पेशल डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग है जिसे आज आपको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पाकिस्तान में नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के खिलाफ भारत ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। सुषमा ने यह भी कहा कि सरकार कुलभूषण को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि कुलभूषण को बचाने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर संसद में सभी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि हर कीमत पर कुलभूषण को भारत लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान में फांसी की सजा पाने वाले पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव 60 दिन में फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की संसद में ये बयान दिया। हमने कानून और कायदे और ज़ाब्ते के तमाम जो तकाज़े हैं वो पूरे किए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस बात से इनकार किया कि कुलभूषण को फांसी की सजा पूर्व नियोजित हत्या है। उन्होंने ये दावा भी किया कि कुलभूषण को सजा देने में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ। मुंबई के लालबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाते हुए कुलभूषण की रिहाई के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया।
17 का जो अपना सैनिक वापस आया, वैसे ही हमारे कुलभूषण जो जाधव है उन्हें बोला अभी तो वापस आए। देशभक्त नागरिक है, उसको वापस आना चाहिए, इसलिए हम लोग सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से उसको वापस लाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कुलभूषण की सजा को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में हंगामा हो गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहां पाकिस्तान और कार्यक्रम में शामिल लोगों के खिलाफ नारेबाजी हुई। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, नो टॉक्स विद पाकिस्तान। कार्यक्रम के दौरान कुलभूषण जाधव पर पूछे गए सवाल पर भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने चुप्पी साध ली। इससे पहले एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में अब्दुल बासित ने कुलभूषण जाधव को आतंकवादी बताया और फांसी की सजा को सही बताया। आज हुए कार्यक्रम में भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ के कई नेता शामिल हुए। भारत की तरफ से कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, राम जेठमलानी, भीम सिंह और सुधींद्र कुलकर्णी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लोकसभा उपचुनाव की तारीख बदलने पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने लोकतंत्र विरोधी नारे लगाए। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर भी मौजूद थे। नारे लगाने वालों में कांग्रेस विधायक उस्मान मजीद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अल्ताफ कुलू और अफजल मजीद भी थे। यहाँ पहले भी चुनाव हुए, इससे ज्यादा खराब हालात में हुए हैं और इससे कम परसेंटेज में भी हुए हैं। जो श्रीनगर चुनाव के दरमियान 8 लोग मारे गए तो उसके जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट है। इतनी हद तक कांग्रेस के लोग गिर गए हैं कि आज भारत देश के जो लोकतंत्र के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है। देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के बड़े लोगों को। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में हिंसा की वजह से 8 मौतें हुई थी। सिर्फ 7.14% वोटिंग हो पाई थी। हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने अनंतनाग में वोटिंग की तारीख बढ़ाकर 12 अप्रैल से 25 मई कर दी थी। इस बीच चुनाव आयोग ने श्रीनगर के 38 पोलिंग बूथ पर 13 अप्रैल को दोबारा वोटिंग कराने की भी घोषणा कर दी है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में करीब 25% की कमी आई है। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा में ये जानकारी दी। सरकार के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच जम्मू कश्मीर में 193 आतंकी हमले हुए। वहीं 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच 155 आतंकवादी हमले हुए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में भी भारी कमी आई है। अप्रैल से सितंबर के बीच पत्थरबाजी की 2325 घटनाएं हुई, जबकि अक्टूबर से मार्च के बीच पत्थरबाजी की सिर्फ 411 घटनाएं हुई। पाकिस्तान के खिलाफ 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अक्टूबर 2018 तक राज्य में 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही सरकार ने बिजली बिल पर सरचार्ज माफ कर दिया। आज योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए गाँव में 48 घंटे और शहरों में 24 घंटे की समय सीमा तय की गई। इसके साथ ही सरकार ने किसानों से 487 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का भी फैसला लिया। योगी सरकार ने 15 जून तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से कहा है कि ये न हो कि आपने बरसात आई उस समय तक की गड्ढे को भर दिया और उसके बाद ये फिर गड्ढे सामने आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को आज हनुमान जयंती पर काम करने का हनुमान मंत्र दिया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि सांसद हनुमान की तरह किसी निर्देश का इंतजार न किया करें। सत्र खत्म होते ही जनता के बीच जाएं, तकलीफें सुने और उन्हें दूर करने में जुट जाएं। हनुमान जी वो एक समाज सेवी कार्यकर्ता का जीता जाता उदाहरण है और वो उदाहरण पूरा देश को, दुनिया को और हम सबको सदा प्रेरित करे। एनडीए की 32 पार्टियों ने कल 2019 का चुनाव मोदी के ही नेतृत्व में लड़ने का प्रस्ताव पास किया था। पीएम ने सांसदों से कहा कि 4 राज्यों के चुनावी नतीजों से बीजेपी के पक्ष में माहौल बढ़ा है, लेकिन और काम करना पड़ेगा। स्वच्छता को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की जागरूकता एक बार फिर दिखी। संसद परिसर में पीएम ने किताब के ऊपर लगे रैपर को कहीं फेंकने के बजाय खुद अपनी जेब में रख लिया।
पीएम लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की किताब मातोश्री को लॉन्च करने पहुंचे थे। पीएम ने किताब लॉन्च करने के दौरान रैपर उतारा, लेकिन मंच पर उस वक्त रैपर लेने के लिए कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद पीएम ने इंतजार करने के बजाय रैपर खुद अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबार को लेकर जी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी है। इनकम टैक्स की जांच में सत्येंद्र जैन के खिलाफ 16 करोड़ 39 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। आरोप है कि ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के लिए सत्येंद्र जैन ने 56 कंपनियों का सहारा लिया था और 3 हवाला ऑपरेटर्स के जरिए काले धन को सफेद किया। ये पूरा मामला 2010 से 2015 के बीच का है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती के जुलूस पर पुलिस ने आज लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में हिंदू जागरण मंच के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस का आरोप है कि हिंदू जागरण मंच ने शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली थी, जबकि हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि इजाजत मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने नहीं दी तो बिना इजाजत जुलूस निकालना पड़ा। इससे पहले दमदम में रामनवमी के जुलूस को लेकर भी इजाजत नहीं दी गई थी, जिसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी। ट्रिपल तलाक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा बयान दिया है। बोर्ड के उपाध्यक्ष कल्बे सादिक ने कहा कि सरकार को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस परंपरा को मुस्लिम समुदाय अगले 1.5 साल में खुद खत्म कर देगा। निवेदन सरकार से कि वो इंटरफेयर न करे, हम कुछ साल 1.5 साल में इसको खत्म कर देंगे। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 3 तलाक, हलाला और बहु विवाह को मूलभूत अधिकारों के खिलाफ बताया। सरकार के मुताबिक मुस्लिम समाज में पिछले 65 सालों में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर विपक्षी पार्टियां कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगी। विपक्षी पार्टियां गुजरात, हिमाचल के चुनाव बैलेट पेपर से कराने के लिए राष्ट्रपति से दखल देने की मांग करेंगी। 16 विपक्षी दल कल इसी मांग को लेकर चुनाव आयोग से मिले थे। वहीं ईवीएम के मुद्दे पर बीएसपी ने आज यूपी में काला दिवस मनाया। बीएसपी ने पूरे यूपी में प्रदर्शन करके ईवीएम पर रोक लगाने की मांग की। प्रत्येक माह की 11 तारीख को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ईवीएम मशीन में हुई गड़बड़ी को लेकर के बीएसपी धरना प्रदर्शन करेगी।